परेशान होकर के दलालों की शरण लेनी पड़ती है। इसी तरीके से जो सीएनजी का एक जो फर्जीवाड़ा इस समय वहां पर चल रहा है कि पुराने सिलेंडरों को वहां पर पंजीकृत किया जा रहा है और आम जनता की सेहत से पूरी जानलेवा खिलवाड़ किया जा रहा है। उसकी भी कई बार खबर चलाने के बाद भी ये जरूर है कि वहां के अधिकारी कहीं बाबुओं को बुला करके उन्होंने हिदायत दे दी कि अब किसी भी सूरत में इस तरीके का पंजीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं जो बाबू हैं वो उनका जो बाबू राज इस कदर हावी है कि अधिकारी भी उनके सामने नतमस्तक नजर आते हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और इस मामले में भी देखने में यही आ रहा है कि भले ही वहां से दलालों को वहां से मना कर दिया गया है कि वहां पे अब आपको नहीं आना है, आप ऑफिस के अंदर नजर मत आना, लेकिन कहीं न कहीं वो चोरी छुपे न तो ऑफिस के बजाय वो बाबुओं के घर पे फाइल पहुंचा दे रहे हैं और उसके बाद उन फाइलों को रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सब कुछ पूरा का पूरा एक जो पूरा बात करें कि जो परिवहन संभागीय कार्यालय के जो अधिकारी यहाँ से लेकर के लखनऊ तक उनको बर्दाश्त प्राप्त है, जिसके चलते वो इस पूरे के पूरे फर्जीवाड़े को लगातार अंजाम दे रहे हैं। भले ही प्रदेश सरकार में बैठे हुए बड़े अधिकारी और मंत्री ये दावा करें कि अब कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा, लेकिन आरटीओ ऑफिस का कोई भी काम बिना दलालों के कुछ भी हो ही नहीं सकता है। और यही कारण है कि वहां पर लगातार एक के बाद एक तमाम सारे फर्जीवाड़े किए गए, लेकिन कभी भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जहमत अधिकारियों ने नहीं उठाई। यही कारण है कि इस बार भी लगातार जिस तरीके से के न्यूज लगातार इसके पूरे मुद्दे को उठा रहा है, उसके बाद भी अभी तक अधिकारियों ने ना तो सीएनजी सेंटरों को बंद कराने की जहमत उठाई और ना ही इस तरीके का जो फर्जी तरीके से जो वहाँ पर पंजीकृत किए जा रहे हैं पुराने सिलेंडरों को, एक्सपायरी सिलेंडर जो पंजीकृत किए जा रहे हैं, इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ना ही जो अभी तक वाहनों में पुराने सिलेंडर लगा करके लोग घूम रहे हैं आम जनता के बीच में, वो उनमें बच्चों को भी वहाँ पर कई लोग सवारियों को भी धोया जा रहा था, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई न करना सीधी सी बात है कि सबके सब एक तरफ से कहीं न कहीं इस फर्जीवाड़े में शामिल है, जिसके चलते कोई भी किसी भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। बिल्कुल सुनील जी, बड़ा सवाल है कि आखिर कब कार्रवाई होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर आरटीओ में दलाल 4000 में जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। एक्सपायरी सीएनजी सिलेंडर अधिकारी की मिली भगत से पंजीकृत कराया जा रहा है। हादसे के रजिस्ट्रेशन की फीस सरकारी फीस से 13 गुना ज्यादा है। बता दें कि आरटीओ के अधिकारी और बाबू आंख मूंद कर हादसे को न्योता दे रहे हैं। प्रेमिका से शादी के लिए और कर्ज से छुटकारे के लिए मैनपुरी के एक व्यापारी ने अपने ही अपहरण की कहानी खुद गढ़ दी और कहानी ऐसी फैलाई कि सबको यकीन हो जाए। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। देखिए रिपोर्ट। मैनपुरी में हुए अपहरण की कहानी से उठा पर्दा। प्रेमिका से शादी के लिए अपने अपहरण की झूठी कहानी का उड़ाया गर्दा। व्यापारी की साजिश में भाई और ड्राइवर था शामिल। नेपाल जाने से पहले पुलिस ने व्यापारी को दबोचा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 21 सितंबर को हुए एक व्यापारी की सनसनीखेज अपहरण की कहानी से अब पर्दा उठ गया। प्रेमिका को पाने के लिए व्यापारी सुलेमान अलवी ने ही खुद की अपहरण की कहानी गढ़ी थी, ताकि प्रेमिका मिल जाए और जो कर्ज था उससे भी छुटकारा मिल जाए। व्यापारी की इस साजिश में उसके ड्राइवर ने भी उसका साथ दिया था। हालांकि पुलिस ने गहन जांच के बाद इस गुत्थी को सुलझा लिया है। बताया जा रहा है कि मैनपुरी में बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार करने वाले सुलेमान अलवी 2 बच्चों का पिता है। वह शादीशुदा और 2 बच्चों की मां महिला से प्रेम करता था। अपनी प्रेमिका के साथ शादी रचाने के लिए उसने अपने कर्जदारों से बचने के लिए योजनाबद्ध तरीके से स्वयं के अपहरण की साजिश रच डाली और इसकी योजना में भाई सद्दाम हुसैन, ड्राइवर इमरान इनामी और इसके जिगरी दोस्त जाहिद अपहरण की साजिश में शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुलेमान ने पुलिस को बताया कि एक लड़की से करीब 8 साल से प्यार करता था। दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई। दोनों लगातार संपर्क में रहे। 16 सितंबर को प्रेमिका का फोन आया। उसने कहा कि पति ने पिटाई की है, अब वो उसके साथ रहना चाहती है। 21 तारीख को मैं अपने निजी काम से अपनी दुकान से देवली से मैनपुरी के लिए निकला था और मैनपुरी में फिर खर्च चतुर्वेदी के यहाँ अपना काम करके उसके बाद ओरिएंटल बैंक में अपना काम करके फिर मैंने सर अब ये पूरी प्लानिंग की। जो मेरा ड्राइवर है मामी, उसको मैंने बताया और उसके बाद बता देना कि पीछे से कोई स्कॉर्पियो आई वाइट कलर बिना नंबर की,
और स्कॉर्पियो में आने के बाद उसने गाड़ी के आगे लगाने के बाद मुझे स्कॉर्पियो में बिठा लिया और ले गए। जैसा कि सुलेमान ने बताया, उसने आगरा जाकर प्रेमिका के भिवाड़ी में रहने का इंतजाम कर दिया था। किसी को शक न हो इसलिए गांव में ही रह रहा था। भाई के साथ बनाई गई योजना के तहत उसने 21 सितंबर को अपहरण का नाटक रचा और टैक्सी से भिवाड़ी चला गया था। वो नेपाल जाने वाला था। इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एक मामला आया था जिसमें कहा जा रहा था कि एक व्यापारी है, बिल्डिंग मटेरियल्स का व्यापारी सुलेमान, जिसका बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। ये पूरा मामला झूठा पाया गया है और सच्चाई ये सामने आई है कि सुलेमान नामक व्यक्ति उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी और इस झूठी कहानी में, इस साजिश में उसका ड्राइवर इमरान उर्फ इमामी मुख्य भूमिका में शामिल था। इसका भाई सद्दाम जो वादी बना था मुकदमे का, वो भी इस साजिश में शामिल था। इसके अलावा इसका एक साथी है जाहिद, जो दिहुली बरनाहल थाने का निवासी है लेकिन भिवाड़ी में रहता था। वो भी शरण देने में और इन लोगों को कोऑर्डिनेट करने में शामिल था। आपको बता दें कि व्यापारी के भाई सद्दाम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बरनाहल थाना क्षेत्र के गांव देहलू के रहने वाले व्यापारी सुलेमान बीते सोमवार को आयकर कार्यालय में किसी काम से गए थे, जहां से निकलने के बाद वो चालक इमरान के साथ बुलेरो में बैठकर दिल्ली लौट रहे थे और इसी दौरान बीते सोमवार की देर शाम लगभग 7:30 बजे दन्नाहान क्षेत्र में गांगसी पुल के पास एक सफेद रंग की कार ने उनके भाई की गाड़ी को ओवरटेक किया और हथियारों से लैस बदमाश उसके भाई को अगवा कर अपने साथ ले गए, जिसके बाद पुलिस ने इसे गंभीरता दिखाते हुए मामले का पर्दाफाश कर दिया है। के न्यूज के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट। और अब उन्नाव से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर एसपी ऑफिस के पास मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाओं ने युवक को थप्पड़ लात घूंसों से पीटा, युवक पिटता रहा, लोग तमाशबीन बने, वीडियो बनाते रहे। उन्नाव सदर कोतवाली के एसपी ऑफिस चौराहे के बाहर का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक पिटता रहा, लोग तमाशा पर देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल अवस्थी जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे सबसे पहले पूरा मामला जानना चाहेंगे। देखिए, सृष्टि का पूरा मामला है उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के एसपी ऑफिस के बाहर का है, जहां पर एक युवक को कुछ महिलाएं पीट रही थी, जिसमें वहां पे खड़े लोग बिल्कुल तमाशबीन बने देख रहे थे। जिसमें महिलाओं का आरोप था कि उनकी नाबालिग बच्ची को भगा के ले जाने का पूरा मामला था, जिसको लेकर के महिलाएं शिकायत करने आई थी एसपी ऑफिस में। वहीं पर वो युवक मिल गया, जिसके बाद युवक को महिलाएं पीटे। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों की तरफ कार्रवाई की है और मुकदमा पंजीकृत किया है। जी सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां पर एसपी ऑफिस के बाहर एक युवक की पिटाई महिलाएं करती नहीं, लात घूंसे चलते रहे, लोग तमाशा देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। बाराबंकी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल को झकझोर देने वाली है, साथ ही प्रदेश की बदतर स्वास्थ्य सेवाओं की कहानी भी कह रही है। यहाँ एक युवक को अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली तो अपनी पत्नी के शव को ठेले से घसीट कर घर लाना पड़ा। मामला बाराबंकी जनपद के थाना दरियाबाद इलाके के गांव सूरजवापुर का है, जहां के निवासी देशराज शर्मा की पत्नी गर्भवती थी और उसका प्रसव कराने वो स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गए हुए थे। अस्पताल में उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर उसकी स्वयं की हालत खराब हो गई और दम तोड़ दिया। देशराज ने अस्पताल से शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की, मगर शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस न होने की बात कहकर डॉक्टरों ने एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद देशराज अपनी पत्नी के शव को एक ठेले पर रखकर लगभग 2.5 किलोमीटर दूर तक अपने घर लेकर आया। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक ठेले में अपनी पत्नी का शव लाद कर घर लाया। इस
स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोती हुई ये तस्वीर अपने आप में बेहद ही शर्मनाक है। स्वास्थ्य विभाग पर तमाम सवाल खड़े करती है कि आखिर क्यों इस युवक को एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई। तमाम दावों की पोल खोती हुई ये तस्वीर बेहद ही शर्मनाक है। मतलब यानी इनको दिक्कत हो गई, ये बेहोश हो गई। मतलब उसके बाद फिर यानी नीचे ऑक्सीजन लाया गया, ऑक्सीजन लगाया गया। उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि एक्सपायर हो चुके हैं। तो वहाँ से आप कैसे लेकर आए इनको? सर यानी वहाँ से ठेले से लेकर आए। सर यहाँ से हमको लग रहा है 4.5 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, ये 2-2.5 किलोमीटर आप ठेले से लेकर आए? जी। दोस्ती हो या दुश्मनी, सलामी दूर से अच्छी लगती है। राजनीति में कोई नहीं सगा, ये बात सच्ची लगती है। जी हां, बेसब्री से इंतजार कर रही राजनीतिक पार्टियों का अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। विपक्षी पार्टियों ने भी कमर कस ली है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें आपको दिखाते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है और उस पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है। बिहार में बच गया चुनावी बिगुल। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। बिहार में 3 फेज में होंगे मतदान। पहले फेज में 28 अक्टूबर को वोटिंग, 3 को दूसरे और 7 नवंबर को आखिरी चरण का मतदान। 10 नवंबर को होगा नतीजों का ऐलान। चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम राजनीतिक हलकों में सीटों की दावेदारी की हनक गूंजने लगी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने पूरा चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया। इसी के साथ सूबे की 243 विधानसभा सीटों पर कब वोटिंग होगी, ये साफ हो गया है। चुनावी कार्यक्रम जारी होने के बाद सभी सियासी दलों ने अपनी रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को बिहार चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। बिहार चुनाव का पूरा शेड्यूल, 3 फेज में विधानसभा चुनाव, महत्वपूर्ण तिथियां। पहला चरण 28 अक्टूबर 2020, 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान। दूसरा चरण 3 नवंबर 2020, 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान। तीसरा चरण 7 नवंबर 2020, 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर 2020। चुनाव आयोग ने बताया कि कोरोना काल में बिहार चुनाव के मद्देनजर काफी तैयारियां की गई हैं। 1000 मतदाता होंगे। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटाई गई है। कोरोना काल में सबसे बड़ा चुनाव है। 6 लाख पीपी किट, 46 लाख मास्क इस्तेमाल होंगे। आयोग ने बताया कि इस बार मतदान का समय बढ़ाया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर प्रमुख बातें। नामांकन दाखिल करते वक्त उम्मीदवार के साथ केवल 2 व्यक्ति मौजूद होंगे। उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन कर सकते हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए लगने वाली जमानत राशि भी ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। रोड शो के दौरान कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 5 वाहनों का इस्तेमाल कर पाएगा। मतदान के दिन अगर किसी मतदाता में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए तो उन्हें एक टोकन दिया जाएगा और उस टोकन के माध्यम से वे मतदान के अंतिम घंटे में अपना वोट डाल पाएंगे। कोरोना संक्रमित और क्वारंटीन में रह रहे मरीजों को स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में मतदान के अंतिम घंटे में वोट डालने की इजाजत होगी। इस दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिए तमाम उपाय किए जाएंगे। पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए को बहुमत दिलाएगी, नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और इसके 2 कारण बहुत साफ हैं। एक तो जो बिहार सरकार ने, जदयू और भाजपा की सरकार ने एलजेपी के साथ मिलकर जो काम किया है और खास करके
सड़कों का काम, बिजली का काम गांव में, और कोरोना काल में जो अपने मजदूर भाइयों के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया है। मैं चुनाव आयोग का बहुत धन्यवाद करता हूं। हां, कोरोना काल है, लेकिन इस कोरोना काल में भी बिहार के हमारे मतदाता बंधु भगिनी पूरे चुनौती में भी अवसर ढूंढेंगे, क्योंकि बिहार का विकास भी जरूरी है। जनता को जवाब चाहिए ना। आप कोई भी बात कीजिएगा, पुरानी बातें कीजिएगा, कौन जमाने की बातें कीजिएगा, तो वो बासी पन्नों की बातें हैं। आगे बिहार का भविष्य कैसे सुधरेगा, हम कैसे तरक्की पर ले जाएंगे लोगों को, इन सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास पूरा ब्लूप्रिंट है, हम लोग काम पे विश्वास करते हैं, और हम लोग जो है इस बार जनता पर हमारा पूरा भरोसा है, और जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार एनडीए का सफाया होगा और हमारी सरकार तय है। एनडीए चट्टान की तरह एक है। जो लोग एनडीए के साथ हैं वो देश के साथ चट्टान की तरह खड़े। अब बड़ा सवाल यह है कि सीटों के गणित क्या होगी, क्योंकि जब दुश्मन सामने हो तो लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन जब दुश्मन ही दोस्त बन जाए तो मामला पेचीदा हो जाता है। ऐसा ही हालात बिहार की तमाम पार्टियों के हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 का हालात कुछ ऐसा ही था कि बीजेपी जेडीयू के अलावा जेडीयू एलजेपी आमने सामने थी। वहीं कहीं आरएलएसपी और आरजेडी तो कहीं हम और जेडीयू एक दूसरे को चुनौती दे रही थी। खास बात ये रही कि इस टक्कर में किसी को जीत मिली तो किसी को दूसरे स्थान पर रहा। लेकिन अब की बार क्या कुछ चुनावी समीकरण निकलकर सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर सरकारी सस्ते गले की दुकानों पर अब तक आपने सड़ा राशन बांटने के मामले तो सुने होंगे, लेकिन यहां भ्रष्टाचार का नया खेल सामने आया। गेहूं में बदरपुर पत्थर, चावल में कंकड़ बांटे जा रहे। एक बोरे में 8 से 10 किलो बदरपुर कंकड़ निकल रहे और इस मामले की शिकायत पूरे जिले में है। लेकिन अतरौली तहसील में अधिक से क्षेत्र के गांव कल्याणपुर रानी में खूब हंगामा हुआ। कई धारकों ने मिलावटी गेहूं चावल लेने से मना कर दिया। दरअसल तहसील अतरौली के गांव आलमपुर रानी में डीलर ने जैसे ही बोरे खोले तो उसमें गेहूं के साथ बदरपुर था, जिसे कार्ड धारकों ने लेने से मना कर दिया। डीलर उदयवीर का तर्क है कि गोदाम से ही बोरे आए हैं। गांव कल्याणपुर रानी की समस्या को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी एसडीएम पंकज कुमार को मिले। और हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूं ना, आपका बेटा हूं। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहते हैं सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है,
तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गुना जिले के बमोरी में विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण। सीएम शिवराज ने दी बड़ी सौगात, कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। रायसेन में कांग्रेस पर जमकर गरजे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा प्रभुराम तो विकास का ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पलटवार, मुख्यमंत्री रोज झूठ बोल रहे हैं, जनता जान चुकी है कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा। रायसेन में बीजेपी का उपचुनाव प्रचार अभियान, सीएम शिवराज ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। कृषि मंत्री कमल पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, मरीजों का आंकड़ा 59 लाख के पार। 24 घंटे में संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में भाजपा की शिव ज्योति एक्सप्रेस अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रही है। गुना जिले के बमौरी विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रसार करने पहुंचे। बमौरी में सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश की प्रगति व जनता की सेवा ही मेरे जीवन का ध्येय है और कोरोना से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में भी हमने प्रदेश विकास एवं जन कल्याण के कार्य को रुकने नहीं दिया। गुना के बमौरी विधानसभा में 600 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। ऊपर से छीनने का काम करते हो। आज 9 भी नहीं आया, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है गैर जाति की मांग उठाइए, अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने 2 टैंक की और बात कही है। आदरणीय सिंधिया जी, महेंद्र सिंह जी भले अस्पताल में हो, लेकिन उनके संकल्प को आपके साथ मिलकर शिवराज सिंह चौहान पूरा करेगा। क्षेत्र के विकास के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ गांवों से प्यारी जनता का कल्याण, सारी योजनाएं चालू कर रहे हैं। आज नई योजनाओं के माध्यम से मेरी बहनों कई गांव में पानी देने का संकल्प हमने प्रारंभ किया है। और सुनो मैं बमौली में कह रहा हूं, आने वाले 3 साल में हर घर में नल योजना का पानी टोटी वाले नल का पिलाने का काम सरकार करेगी। आज मैं आपको वेतन देता हूं, चिंता मत कर। सर्वे होगा, ईमानदारी से सर्वे होगा और राहत की राशि किसानों को वितरित की जाएगी। आप चिंता मत करें।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उपाध्याय के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र भाई, बहन कृष्णा जी, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत पवित्र दिन है। आज 25 सितंबर है। आज के दिन ही महामानव देव पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ है उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर है किसी का तो वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। विशेषकर विचारधारा के मामले में आधारभूत दर्शन है एकात्म मानव दर्शन। वो दर्शन भारतीय जनसंघ को देने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। वे कुशल संगठक थे, राष्ट्रवादी विचारक थे, भारत माता के सच्चे पुजारी थे, भारतीय संस्कृति के उपासक थे। उन्होंने पूरा जीवन भारत माता की चरणों की सेवा में समर्पित कर दिया था। सारा देश उनका परिवार था। उनका कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं था और बचपन से ही वो भारत माता की तपस्या और साधना में लग गए थे। संघक ऐसे कि पूरे देश में जनसंघ का जो काम फैला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, अगर 2 दीनदयाल मुझे मिल जाते तो मैं पूरे हिंदुस्तान को बदल देता। संगठन खड़ा करने वाले, वैचारिक आधार देने वाले और जनता के बीच में विस्तार देने वाले एक ऐसे आदर्श नायक जो पर्दे के पीछे रह के सारा काम करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं बना रहे और चला रहे हैं, उसके पीछे दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन। वो एक चौपाई बहुत बोलते थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर कोशिश कर रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और इसलिए जनता के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज भी भांजे भांजियों को लैपटॉप बांटे कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, लेकिन कमलनाथ जी हम तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई वाले हैं। आपने बंद की, हम चालू कर रहे हैं। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं इस संकल्प के साथ तो उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। आत्मनिर्भर भारत और उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा जनसंपर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ और कमलनाथ जी बहुत झूठे मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं कर्ज माफी की बात कराएंगे तो वहीं उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। हर जगह उन्होंने लिखवाया था कि 2 लाख तक के किसानों के कर्ज माफ किए हैं। किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है और हम उनके खिलाफ FIR भी करेंगे। कर्जा 2 लाख का माफ करने का 2 घंटे में कहा था, किया नहीं और इसलिए आपके खिलाफ अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 24 घंटे में जो झूठ बोला दुनिया का सबसे बड़े झूठेले राहुल गांधी और कमलनाथ जी हैं और इसलिए 24 घंटे में माफी मांगो, वरना हर जिले में किसान आपके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ धोखाधड़ी छल किया गया। संवैधानिक पद पर रहते हुए तुमने
गुमराह किया, छल किया, धोखा दिया। कर्जा 2 लाख का माफ करने का 2 घंटे में कहा था, किया नहीं, और इसलिए आपके खिलाफ 420 120 का मुकदमा कायम कराया जाएगा। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, ये होशंगाबाद जिला, इन्होंने 18 में कुल 2,747 करोड़ रुपए और 19 में 4,125 करोड़ रुपए, इस प्रकार 4,872 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया, जारी किया, लेकिन व्यय कुल किया 6,460 रुपए, 6,460 करोड़, और बाकी विज्ञापन में खर्च कर दिया। और गुमराह कैसा किया, हर ग्राम पंचायत में बोर्ड लगे थे कमलनाथ का फोटो लगा के, जो कहा सो किया, 2 लाख तक का कर्जा माफ किया। ये भी एक धोखाधड़ी है, और इसलिए मध्य प्रदेश के किसान कमलनाथ को कभी माफ नहीं करेंगे, और धोखाधड़ी और 420 का मुकदमा कायम करा के इनके खिलाफ प्रकरण कायम करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेत्री अनीता चौधरी ने आने पर बयानबाजी से यहां की राजनीति में खलबली मचा दी। चौधरी ने कहा कि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह हमेशा उसी उम्मीदवार को टिकट दिलाते हैं जो कि उनकी चाटुकारिता में लिप्त रहता है। ऐसे में मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन कमल का फूल नहीं बल्कि कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में चुनना चाहती है। मेरा नाम अनीता चौधरी है, मैं जिला मुरैना की रहने वाली हूँ। मेरा परिचय ये है कि मैं डॉक्टर पीपी चौधरी जो बीएसपी पार्टी के जनक थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी पुत्रवधि हूँ। चंबल संभाग का दलित चेहरा जो था, उस दलित चेहरे के घराने से हूँ, और चंबल संभाग में जो अभी उपचुनाव होने हैं और जो सबसे ज्यादा निगाहें हैं कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की, वो चंबल संभाग की 16 सीटों के ऊपर है। मैं चंबल से वास्ता रखती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जनता जिसने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, उस कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिरा दिया गया। अब चुनाव होने वाले हैं तो जनता की फिर से वही आवाज है कि हमारी कमलनाथ की सरकार फिर से दोबारा आए। उस सरकार को लाने के लिए जनता ये चाहती है कि जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। जैसा कि आप सभी की जानकारी में होगा कि सर्वे के आधार पर कमलनाथ जी ने कहा था कि हम टिकट देंगे। उनका कहना सही था, लेकिन कुछ छत्रप्त नेता जो एक तरफा अपनी चलाते हैं, जिसमें से मैं बताना चाहूंगी कि हमारे चंबल संभाग में डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, जो लाहौर से विधायक रहे हैं, वो अपनी तानाशाही लड़ाई चलाते हैं, जिसके कारण से वहां की जनता को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नमन किया। साथ ही बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान पर भी बयान दिया, और क्या कुछ कहा सुना देते हैं। प्रगति के लिए और इस वादा खिलाफी सरकार कांग्रेस की, जिसने पूरी तरह से प्रदेश को नष्ट करके भ्रष्टाचार की नदी में बहा दिया था, उससे उभरकर शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 28 के 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, और आगे आने वाले 4 सालों में प्रदेश को हम विकास और प्रगति के रास्ते पे ले जा पाएंगे। मेरा मध्य प्रदेश, मेरा ग्वालियर चंबल संभाग सबका स्वागत करता है। एक कमलनाथ जी कोई कठिनाई नहीं, गद्दार हुए हैं जिन्होंने गद्दारी की है मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ, उनको सबक ये 7.5 करोड़ की जनता इन 28 विधानसभा में कांग्रेस को